विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी के चैप्टर 5 को शुरू करेंगे, 5वां चैप्टर। और ये चैप्टर और ये जो यूनिट है, दूसरी यूनिट, और इसके अगले वाली तीसरी यूनिट, ये दोनों 11th की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी है। इसलिए कक्षा 11 में जो विद्यार्थी जो जीव विज्ञान लेंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए और हम दोनों किताबों को मिक्स करके दोनों को पूरा टच करते हुए पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध। तो पहले ये बात समझना आवश्यक है कि समस्त जीवधारियों को जल की इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है। हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिका का एक बहुत बड़ा भाग जल से ही है। मानव शरीर का भी लगभग 60-65% हिस्सा बाहर का वो जल है। संपूर्ण जीवधारियों में जल इतनी ज़्यादा महती आवश्यकता क्यों है? तो जल में ऐसे कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। विशिष्ट गुण है जो उसको बहुत ही एक अति विशिष्ट यौगिक बनाता है, असाधारण यौगिक बनाता है। कई सारे गुण हैं इसके, जैसे इनको यहाँ से इस पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है और इन चीज़ों को हमने नोट्स में भी उतारा है। पहला जो है इसकी ध्रुवीय प्रकृति, और ध्रुवीय प्रकृति से ही पहले देखें तो ये एक सार्वत्रिक विलायक है। लगभग सभी चीज़ें या सर्वाधिक चीज़ें जो घुल सकती हैं वो जल में ही विलयशील होती है। अधिकांश जो ध्रुवीय यौगिक हैं वो सब जल में तो घुल ही जाते हैं सुविधा पूर्वक, परंतु जो अध्रुवीय यौगिक हैं वो भी जल में घुल जाते हैं बहुत सारे। उसका कारण हुआ कि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये स्वयं ध्रुवीय प्रकृति का है, इसलिए ध्रुवीय यौगिक अपने आप इसमें घुल ही जाते हैं। और इसमें एक शब्द लिखा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें लिखा है, अगला जो इसमें लिखा है वो है हाई कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। उच्च कोहेसिव मतलब ससंजक और एडेसिव मतलब आसंजक बल पाए जाते हैं। ससंजक बल और आसंजक बल में थोड़ा सा अंतर है। आसंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको कहेंगे। जैसे जितने भी हम लोग सेलो टेप देखते हैं या गोंद देखते हैं, गम आते हैं, फेविकॉल वगैरह आते हैं, उसमें लिखा रहता है एडहेसिव गम, क्योंकि वो एक सतह को दूसरी सतह से चिपका देता है ना। तो दो सतहों के बीच में पानी में बहुत प्रबल एडहेसिव फोर्स होता है, इसलिए पानी को जब हम किसी सतह पर रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, शरीर पर लगाते हैं, तो वो सतह गीली हो जाती है क्योंकि पानी उससे चिपक जाता है। ठीक है। कोहेसिव फोर्स अंतः अणु का आकर्षण बल है। अंतः अणु का आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल। जल के अणुओं के बीच में बहुत प्रबल ससंजक बल पाए जाते हैं, इसलिए पानी के अणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी दूरी तक चलते जाते हैं प्रबल आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण से। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य जो इसमें गुण बताए हैं, एक लिखा है हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट उष्मा, जिसको उच्चतम भी कह सकते हैं। उच्चतम विशिष्ट उष्मा होने के कारण से और इसमें पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। धीरे धीरे गर्म होना, धीरे धीरे ठंडा होना, ये पादपों के लिए अति महत्वपूर्ण गुण हुआ। पादप के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जल है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी नहीं कर सकते पादप। तो इस उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण से दोपहरी में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो इनके अंदर का तापमान उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ठीक है। ऐसे ही रात में जब ठंड होती है तो उतनी तेज़ी से तापमान नहीं गिरता है, ये फ़ायदा होता है इससे। फिर लिखा है न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति है ही इसका, और इसका उच्चतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका घनत्व उच्चतम होता है। ये इसके कुछ गुण बताए गए हैं जिसके कारण से जल अति महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक और देखते हैं कि जल तीनों ही प्रावस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही प्रावस्था में मिलता है। और ये द्रव अवस्था में एक लंबी रेंज तक रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये द्रव अवस्था में बना रहता है। ये भी जीवधारियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये गुण भी। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण गुण है। अब ये समझने के लिए कि पादप में जल और जल के अंदर घुलित विभिन्न पदार्थ कोशिका के अंदर किस प्रकार गति करते हैं, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे गति करते हैं, या पादप में दूर दूर तक कैसे ये गति करते हैं, उसको समझने के लिए कुछ भौतिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन क्रियाओं का वर्णन आपके केमिस्ट्री में भी विस्तार से आएगा और शायद फिजिक्स में भी आता होगा। इसमें सबसे पहले है विसरण या डिफ्यूज़न। विसरण, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे डिफ्यूज़न। विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है जो सभी ठोस द्रव और गैस द्वारा, ठोस द्रव गैस के द्वारा दर्शाई जाती है। और मुख्य रूप से ये अणु, परमाणु, आयन, किसी भी रूप में कोई भी पदार्थ हो, उसकी ये एक प्रवृत्ति है कि वो सदैव अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तब तक गमन करता है जब तक कि समान रूप से वितरित नहीं हो जाए। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर समान वितरण होने तक गमन करता रहता है, उस गुण को विसरण कहते हैं, उस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें एक किताब में लिखा है कि अमोनिया जो है वो आसानी से एक कमरे में फैल जाती है। तो इस अमोनिया की जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी ने इत्र लगा रखा है, या किसी ने डीओ का छिड़काव किया है, स्प्रे किया थोड़ा सा, तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। ऐसे अगरबत्ती एक स्थान पर हम लोग किसी देव स्थान में लगाते हैं, जलाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू पूरे कमरे में थोड़ी देर बाद फैल जाती है। तो वो प्रसरण, उसका फैलाव हो रहा है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। गैसों की प्रवृत्ति विसरित होने की प्रवृत्ति तेज है। द्रव उससे कम गति से विसरित होते हैं। ठोसों में द्वारा भी विसरण होता है, परंतु बहुत कम होता है। ठोस के अंदर पदार्थ ज़्यादा विस्तृत होते हैं बनिस्पत ठोस द्वारा विस्तृत होने की प्रवृत्ति के। ठीक है, अब इसको एक और चित्र से हम लोग देख सकते हैं। अपन वैसे भी देखते हैं कि हम लोग कोई पानी ले लेते हैं ग्लास में और उसके अंदर कोई इंक की एक बूंद डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो इंक चारों ओर समान रूप से फैल जाती है, वो भी विसरण है। अब एक चित्र के द्वारा आपको इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं कि पानी को एक विभाजनकारी सतह दिखाई गई है। ये इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बीच में गैप दिए गए हैं। ये एक मेम्ब्रेन लिखा है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली लिखी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे ये देखो, किसी मॉलिक्यूल ऑफ डाई, किसी रंग के विभिन्न अणु हैं और ये यादृच्छिक गति करते हैं। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन अपनी उच्च सांद्रता, इनकी उच्च सांद्रता इधर है, इधर इनकी सांद्रता निम्न है, तो ये ज़्यादातर गति उस दिशा में करेंगे जहाँ पे इनकी सांद्रता न्यून है। अब ये गति कर रहे हैं, गति करते करते तब तक गति करेंगे जब तक कि समान रूप से वितरित नहीं हो जाए। अब चारों ओर समान रूप से वितरित हो गए, उस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था आ गई, साम्य अवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, साम्य अवस्था में भी ये गति करते रहते हैं, लेकिन उतनी उनकी विस्तृत होने की दर कम हो जाती है। ये नहीं है कि साम्य अवस्था में ये स्थिर हो जाते हैं, ये भी उस स्थिति में भी गति करते रहते हैं। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं एक ही पदार्थ विस्तृत हो, दो पदार्थ एक साथ में विस्तृत हो सकते हैं अलग अलग दिशा में। जैसे अब इस चित्र में देखें तो दो अलग अलग पदार्थों के अणु हैं, एक को ये अलग रंग से दिखाए, एक अलग रंग से दिखाए गए हैं। दोनों विपरीत दिशा में विस्तृत हो रहे हैं, एक इधर से इधर, दूसरा इधर से इधर, है ना, विस्तृत हो। दोनों के विसरण की दर एक दूसरे से अप्रभावित रहती है, एक दूसरे से अप्रभावित रहती है। ये केवल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। पादप में इसका उदाहरण हम लोग, ये जब विस्तृत होते रहेंगे तो ये फिर बाद में देखो, ये साम्य अवस्था जब स्थापित हो गई, साम्य अवस्था यहाँ पे स्थापित हो गई है। पादप में इसका उदाहरण देखें कि एक ही समय में पत्तियों के जो पर्णरंध्र हैं वहाँ से ऑक्सीजन
बाहर से अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है। ठीक है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं पादप भी। ऐसे ही जलवाष्प जो है, उसी समय जलवाष्प जो है वो जो वाष्प सर्जित हो रहा है वो पत्तियों के रंध्र से बाहर की ओर गति करते हैं। तो एक ही समय में कुछ अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ बाहर प्रवेश कर रहे हैं, ये एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। जलवाष्प की गति जलवाष्प की सांद्रता पर निर्भर करेगी, जहाँ अधिक जलवाष्प है वहाँ से कम की तरफ। ऑक्सीजन की गति ऑक्सीजन की सांद्रता पर निर्भर करेगी। ऑक्सीजन की गति जलवाष्प की गति पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, और इनकी दर, इनका वे, ये जो स्पीड है विस्तरित होने की, सब भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के विसरण की दर भिन्न भिन्न होती है, ये भी हमने देखा। फिर इसको अब एक नोट से भी देखते हैं कि इसका एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा पोर्शन है इसका। तो ये देखो, विस्तरित होने की परिभाषा बताई है, लिखी गई है नोट्स में। ये नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये लिखा है, सभी पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस, अणु, परमाणु, आयन कोई भी हो, का अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर समान वितरण होने तक गमन करना विसरण कहलाता है। कुछ उदाहरण जो किताब में है वो लिखे हैं। अब देखो, यहाँ से इधर से देखते हैं। एक ही तंत्र में उपस्थित दो या अधिक पदार्थों का विसरण एवं दिशा व दर, विसरण की दिशा व दर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जैसे पर्णरंध्रों से एक ही समय में O2, CO2 व जलवाष्प का विसरण अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न दर से होता रहता है। विस्तरित होने वाला पदार्थ विसरण माध्यम पर दाब डालता है, जिसे विसरण दाब कहते हैं, और पदार्थ का विसरण हमेशा उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है। ठीक है, अब विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। एक चीज़ ये समझना आवश्यक है, पहले इस प्रभावित करने वाले कारकों से पहले एनसीईआरटी से आपको एक चीज़ दिखाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें एक चीज़, कि विसरण, पादप में विसरण से पदार्थ कितनी दूर तक या कहाँ कहाँ गति कर सकता है, वो है मुख्य रूप से विसरण से जो गति होती है वो पैसिव होती है। पैसिव मतलब निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय दो शब्द आएगा, एक्टिव और पैसिव, दो शब्द बार बार आएंगे, सक्रिय निष्क्रिय। जहाँ सक्रिय शब्द आएगा उसका मतलब वहाँ ऊर्जा खर्च होगी, जहाँ पैसिव या निष्क्रिय शब्द आएगा वहाँ पे ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ जा सकता है, फ्रॉम वन पार्ट टू द सेल टू द अदर, कोशिका के अंदर में ही एक भाग से दूसरे भाग में, या फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या बहुत कोई छोटी दूरी तक गति हो सकती है। कैसे, कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होता है उनमें से होकर गति कर सकता है। कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और ये देखो, ये एक भी काम की चीज़ है, डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस, एक धीमी प्रक्रिया है, और यह किसी भी जीवित लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं है, सजीव तंत्र पर निर्भर नहीं है, यानी भौतिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब ये किस किस से प्रभावित होती है, एनसीईआरटी किताब में कुछ नाम दिए, तो लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता प्रवणता। सबसे पहली चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सांद्रता प्रवणता। ये ग्रेडियंट शब्द भी इस यूनिट में बहुत बार आएगा। ग्रेडियंट का शाब्दिक अर्थ होता है ढाल, ढाल, ढलान हो कोई चीज़। ठीक है, शाब्दिक अर्थ ढाल है, तो ढाल पर, ढाल किस चीज़ की, सांद्रता की ढाल। सांद्रता की ढाल मतलब एक तरफ सांद्रता अधिक हो तब ये ऊंचाई हो गई, और दूसरी तरफ सांद्रता कम हो। ठीक है, इसलिए ये शब्द दिया है ग्रेडियंट। तो ढाल से मतलब है, ग्रेडियंट का अर्थ है, हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता का भी शाब्दिक अर्थ ढाल, ढलान से है। तो ढलान कब होगी, जब एक तरफ ऊंचा हो एक तरफ नीचा हो। ऊंचा मतलब ज़्यादा होना चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ नीचा होना चाहिए। पदार्थ जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। इंक, हमने एक बूंद पानी के गिलास में हमने एक बूंद इंक डाली है, तो इंक पानी की सतह के ऊपर ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ इंक कम है। ठीक है, कब तक जाएगा, समान रूप से वितरण होने तक जाएगा। तो ये एक चीज़ ग्रेडियंट। दूसरा, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, की जो झिल्ली है जिनको, जो इनको अलग कर रही है, उसकी पारगम्यता पर भी निर्भर करेगी। जैसे मान लो
जैसे वो दो अलग अलग ग्लास को हमने चिपका कर रख दिया। अब हमने दोनों में ही पानी है और एक पानी की गिलास में हमने एक बूंद रंगीन इंक डाल दी, ब्लू कलर की इंक डाल दी। अब जिस बीकर में हमने इंक डाली है, ये दो बीकर थे एक दूसरे के चिपके हुए, इसमें इंक डाली हमने, तो इसके जो कण है वो यहीं गति करेंगे इंक के, यहाँ से इधर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में इसको पृथक करने वाली जो झिल्ली के दो दीवार के दो ग्लास की, वो क्या है, अपारगम्य है, इसको उधर जानी नहीं देगी। और यदि इनके बीच में कोई दीवार नहीं होता, ये पारगम्य होती ऐसी, आने जाने की अनुमति देती, तो वो इंक जो है, जो रंगीन इंक है, वो इधर भी गति करती है ना। तो ये चीज़ है परमिएबिलिटी वाला। तापमान से सदैव प्रत्येक पदार्थ प्रभावित रहता ही है। तापमान बढ़ने से अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए वो तेज़ी से विसरित होंगे, विसरण तेजी होगा। सरल सी बात है, गर्म पानी में हम लोग चीनी डालते हैं या गर्म दूध में चीनी डालते हैं, ठंडे दूध में चीनी डालते हैं, जल्दी किस में विसरित होगा, गर्म चीज़ में। और दाब भी है, अभी जो विसरण दाब के बारे में बताया था, जहाँ विसरित होने वाला पदार्थ है, जैसे चीनी या नमक हमने गिलास के नीचे रख रखा है और फिर उसके बाद में में पानी भर दिया हमने, तो वो चीनी जो नीचे है इधर है और ये पानी है, तो यहाँ विसरण दाब उच्च है, यहाँ विसरण दाब कम है। उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर चीनी के जो अणु है वो गति करेंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार नोट्स पर चलते हैं। ये देखिए, पहला है तापमान, अभी बताया था तापमान के समानुपाती है, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए विसरण की दर भी बढ़ेगी। दूसरा, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, तो ये ग्राम का विसरण का नियम है, जो आप केमिस्ट्री में 11वीं में शायद पढ़ चुके हैं आप लोग। वही विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पदार्थ का आकार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही धीमी गति से विसरण करेगा। घनत्व ज़्यादा, विसरण की दर कम, घनत्व कम, विसरण की दर ज़्यादा। सिंपल। वैसे फिर से चीनी और पानी का उदाहरण लेते हैं। एक में चीनी के मोटे मोटे दाने हमने डाल दिए हैं पानी में घोलने के लिए, और दूसरे में चीनी का बुरादा डाला हुआ है, तो जल्दी विसरण किसका होगा? जो बुरादा है ना। छोटे अणु तेज़ी से विसरित होते हैं। विसरण दाब प्रवणता, ये अति महत्वपूर्ण बता ही दिया। प्रवणता होनी ज़रूरी है, ढाल होनी ज़रूरी है, उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर विसरण होगा। ठीक है, ये होना ज़रूरी है। यदि जब साम्य अवस्था में प्रवणता कम हो जाती है, प्रवणता बराबर हो गई, प्रवणता रही नहीं, है ना, इसलिए विसरण भी वो रुक जाता है। फिर है विसरण माध्यम की सांद्रता, जिस माध्यम में विसरित हो रहा है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यदि जिस माध्यम में, जैसे मान लो कोई चाशनी है अपने पास में, चीनी का घोल है, सांद्र घोल, उसमें हम और किसी चीज़ को मिलाना चाहें, ठीक है, तो अब चूंकि वो पहले से ही सांद्र विलयन है, तो उसमें नए विसरित होने वाले पदार्थ मंद गति से विसरित होंगे। ठीक है, पात्रों में विसरण का महत्व, ये पूरा करके अपने इसमें राजस्थान बोर्ड वाला विसरण का टॉपिक हो जाएगा। एक तो है कि वायुमंडल व पात्रों के मध्य O2 CO2 का आदान प्रदान विसरण के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन विसरण द्वारा ही होता है। और जड़ द्वारा भूमि में खनिजों का निष्क्रिय और अवशोषण विसरण के द्वारा ही होता है। कुछ एक उदाहरण दिए गए। अब अपन NCERT वाले टॉपिक में चलते हैं। यहाँ चलते हैं। अब देखो, अभी मैंने कहा कि विसरण जो है, सिंपल डिफ्यूज़न जो है, साधारण विसरण जो है, वो ये उसको किसी जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं है ना। लेकिन अब हम लोग जो कोशिका, पादप के अंदर, कोशिकाओं के अंदर बात करेंगे, कोशिका के अंदर विसरण की बात करनी है,
तो हमें कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के आवागमन पर चर्चा करें तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोशिका झिल्ली की संरचना है और इसका आपको याद भी होगा कि यह तरल मोज़ेक मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना का। इसको देखकर हमें ज्ञात होता है कि इसमें फॉस्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती है। गोल गोल दिख रहा है और इसके अंदर ऐसे पूंछ जैसे दिख रही है। डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की। लिपिड मतलब वसा, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट समूह। अब इसके 2 भाग हैं, एक जल विरागी और एक जल रागी। जल स्नेही जो जल में घुलनशील हो वो फॉस्फेट वाला भाग है। जल विरागी भाग अंदर की तरफ है जो कि लिपिड का बना हुआ है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल बाहर बाहर तक रहते हैं, उनके लिए नाम दिया है परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन के ऐसे बड़े बड़े अणु होते हैं जो कोशिका झिल्ली के अंदर धंसे हुए रहते हैं, इनको बोल दिया इंटीग्रल प्रोटीन या अंतर्वेशी प्रोटीन। और बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बाहर उभरे हुए रहते हैं। तो ये इसका संगठन हो गया। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो वो तो नगण्य है, मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन हुई। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों ही कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनमें से नॉन पोलर यानी अध्रुवीय यौगिक तो इनमें से आर पार विसरित हो सकते हैं आराम से। उनके लिए ये पारगम्य हो गई, उनके लिए विसरण में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जल है, विभिन्न आयन्स है, जैसे सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, क्लोराइड आयन हो, विभिन्न आयन जो है ये सब ध्रुवीय हो गए। ध्रुवीय पदार्थ इसके आर पार नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ध्रुवीय पदार्थों के लिए ये अपारगम्य है। तो फिर ध्रुवीय पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे जाएंगे? तो उनको विस्तृत होने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सुविधा प्रदान की जाएगी उसके वो सुविधा प्रदान की जाएगी इन इंटीग्रल प्रोटीन्स के द्वारा। इनको वाहक प्रोटीन भी बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाएगी। कैसे? ये फिर से अपन एनसीईआरटी पर चलते हैं। सुसाध्य विसरण इस प्रक्रिया को कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मोटे अक्षरों में इधर लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कार्य करेंगे विशेष प्रकार के प्रोटीन। ये देखो, ये पहला चित्र थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। वो इस चित्र में एक मिनट, हाँ, इस चित्र में हम देखें तो ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये वो अंतराली या अंतर्वेशी या वाहक प्रोटीन हुआ। ये बाहर कोई ध्रुवीय अणु हैं या आयन हैं जो कोशिका के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने विशिष्ट वाहक प्रोटीन से जुड़ गए, जैसे ये दिखा है। फिर ये वाहक प्रोटीन रोटेट हो जाता है, घूम जाता है और कोशिका के दूसरी तरफ इन पदार्थों को छोड़ देगा बिना कोई खर्चा लगाए। खर्चा मतलब ये भी निष्क्रिय होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये कोशिका में बाहर से कहाँ आ गए, अंदर की तरफ आ गए। ये कार्य कब तक आएगा होगा, ये लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वाहक प्रोटीन कह सकते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेड मोलिक्यूल जिनका ट्रांसपोर्ट हो गया, वो जो बाहर से अंदर की तरफ आ गए, ये अंदर से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी कार्य कब तक होगा, जब तक सांद्रता प्रवणता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक ही होगा, ठीक है। वाहक प्रोटीन की सहायता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो। अब दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो जाएगी। जैसे इधर अपने को 5 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इधर 3 दिख रहे हैं, एक और बाहर से अंदर आते ही दोनों तरफ 4-4 हो गए। अब नहीं हो सकता, अब सुसाध्य विसरण भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा कि मान लो और अधिक चाहिए इनको,
अंदर और आवश्यकता है, 4 अणु बाहर रह गए, 4 अंदर रह गए, अंदर और ज़्यादा अणुओं की आवश्यकता है, तब यही प्रोटीन सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का विसरण करेंगे। इसके लिए ऊर्जा खर्च होगी। इस क्रिया के लिए बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन, सक्रिय विसरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही शब्द सक्रिय परिवहन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो विसरण 3 प्रकार का, साधारण विसरण जिसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं चाहिए, कोई झिल्ली वगैरह बाध्यता नहीं है, पदार्थ अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो जाएगा। फिर कोशिकीय तंत्र में 2 प्रकार के सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। विसरित होने वाले पदार्थ मुख्य रूप से ऐसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जो कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते। वो एक कोशिका से अंदर या बाहर जाने के लिए उनकी सहायता करते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसफर प्रोटीन की वाहक की सहायता से करते हैं, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, ऐसा सुसाध्य विसरण जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो। सांद्रता प्रवणता विपरीत हो मतलब पदार्थ की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले जाएंगे पदार्थों को, उनकी सांद्रता प्रवणता विपरीत ऊर्जा खर्च करते हुए एटीपी खर्च होगा, उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन तीनों को एक साथ समराइज करते हैं हम लोग, तो एक चित्र के द्वारा आपको दर्शाते हैं। देखिए ये तीनों चीज़, पहला साधारण विसरण जिसमें जो ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ है वो अपने आप जा रहे हैं कोशिका झिल्ली में से सांद्रता प्रवणता के अनुसार, तभी लिखा है पैसिव, ऊर्जा खर्च नहीं। सुसाध्य विसरण जिसमें ये सहायता कर रहा है वाहक प्रोटीन, उसके कारण से बाहर से अंदर आ रहे हैं, इसमें भी खर्चा नहीं हो रहा है। अब तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें देखो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। इधर ये बहुत सारे हैं, अंदर कम है, इधर बाहर बहुत कम है, अंदर ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की ओर ले जा रहे हैं। अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं, इसमें ऊर्जा की खर्च भी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एक चीज़ और करके इस चैप्टर का आज, इस टॉपिक का आज समापन करेंगे। एनसीईआरटी में चलते हैं। अब देखो कि कुछ ऐसे एक पोरीन शब्द आया है, कुछ ये जो वाहक प्रोटीन होते हैं ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नियंत्रित होते हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, फिर कई ऐसे होते हैं ये वाहक प्रोटीन बड़े आकार के चैनल बना देते हैं, बड़े आकार के, जिससे थोड़े बड़े आकार के अणु आर पार जा सकते हैं, उनके लिए नाम आता है पोरीन। जैसे जल के लिए 8 विभिन्न प्रकार के एक्वापोरीन पाए जाते हैं, पोरीन कहते हैं उनको। ठीक है, बड़े बड़े अणु जिसमें से जा सकते हैं। अब 2-3 शब्द इसमें दिख रहा है कि पदार्थ जो वाहक प्रोटीन की सहायता से गति करते हैं उनकी दिशा के आधार पर, यदि कोई वाहक प्रोटीन एक बार में एक अणु को एक तरफ ले जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, यदि एक वाहक प्रोटीन 2 भिन्न भिन्न अणुओं को विपरीत दिशा में ले जाता है, ए को तो ले जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, बी को ले जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ, 2 विभिन्न पदार्थों का एक साथ एक समय पर अभिगमन लेकिन दिशा विपरीत, तब कहेंगे एंटीपोर्ट। और यदि 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को एक साथ एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, ए और बी दोनों को ही बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं, उसके लिए नाम आएगा सिम्पोर्ट। ठीक है, तो सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये बातें भी आपको समझा दी। कल हम लोग परासरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा PDF में। धन्यवाद।